हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मैजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ऊर्जा के उपयोग के कारण जलवायु पे क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको पढ़ रहे थे। तो अम्ल वर्षा, ओजोन परत रिक्तीकरण, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता के नुकसान अर्थात लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हमने पढ़ा था। अब इसको डिटेल में हमें पढ़ना है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे एसिड रेन या अम्ल वर्षा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, इसको समझिए, बहुत ही आसान है। ये आपको डायग्राम एक दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे दिख रहा है, NO2 और SO2। ये हमारे उद्योगों में या इंडस्ट्रीज़ में ईंधन के दहन के फलस्वरूप निकलता है। जब ये निकलेगा तो निकलने के बाद एरो का निशान दिखा रहा है, बादल में जा रहा है। बादल में होता है वाटर कंटेंट या वाटर वेपर। उस वाटर वेपर से रिएक्ट करके जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 है वो नाइट्रिक एसिड बना लेता है। नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। और जो सल्फर डाइऑक्साइड उद्योगों से निकलता है और बादलों में जाकर रिएक्ट करता है पानी से, बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात H2SO4। तो मैंने क्या कहा, उद्योगों से निकलने वाले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बादलों में उपस्थित पानी से कंपेयर करके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं, जो क्या होता है, जो बारिश के थ्रू हमें धरती पे मिलता है। बारिश के थ्रू धरती पे मिलेगा जब हमें, तो धरती पे हमारे स्किन पे पड़ सकता है, जानवरों के ऊपर पड़ सकता है, पेड़ पौधों के ऊपर पड़ सकता है, समुद्र पे भी पड़ सकता है। जहाँ जहाँ ये पड़ेगा, बिल्डिंग्स पे भी अगर पड़ेगा तो वहाँ नुकसान पहुँचाएगा। अब देखिए, अब इसको समझते हैं। हाउ डज एसिड रेन अकर्स, एसिड रेन कैसे होता है। तो सबसे पहले नंबर पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गेट्स रिलीज्ड बाय फैक्ट्रीज। फैक्ट्रियों के द्वारा ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज किया जाता है, मुक्त किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे गोज अप इन द एटमॉस्फेयर। ये गैसें यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है। अब तीसरे नंबर पे क्या होता है, रिएक्ट्स विद वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये गैसें इन्वायरमेंट में उपस्थित वाटर वेपर या जलवाष्प से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ही बारिश के रूप में हमें मिलता है, और ये बारिश के रूप में जो मिलता है इसे बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन के क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये इफ़ेक्ट लिविंग थिंग्स पे या जीवित चीज़ों पे पड़ती है और नॉन लिविंग थिंग्स पे भी पड़ती हैं। तो लिविंग थिंग्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ती है एसिड रेन का, उसको देखते हैं। अगर प्लांट्स की बात करें लिविंग थिंग में, तो डैमेजेस लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड डिक्रीजेज फर्टिलिटी ऑफ सॉयल। अगर एसिड रेन हमारे प्लांट पे होता है तो पत्तियों को समाप्त कर सकता है, प्लांट्स को इफ़ेक्ट कर सकता है, और हमारे धरती की जो उर्वरा क्षमता है, जो फर्टिलिटी है, जो जितना वो उपजाऊपन है उसको कम कर सकता है। और अगर ये एसिड रेन एनिमल और ह्यूमन पे हो तो उनको क्या हो सकता है, उनको स्किन डिजीजेज हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एसिड रेन एक्वेटिक लाइफ पे हो या समुद्र में, पॉन्ड में हो, तो उसमें जो मरीन लाइफ है या समुद्र का जो जीवन है, जो जीव हैं, उन जीवों के अंदर परिवर्तन या रोग उत्पन्न कर सकता है। अब एसिड रेन का प्रभाव नॉन लिविंग थिंग्स पे देखें तो नॉन लिविंग थिंग्स पे एक ही चीज़ है, मॉन्यूमेंट। यानी मॉन्यूमेंट मतलब जो पुरातन समय के जो भी हमारे इमारत हैं उनकी बात करते हैं। उदाहरण के लिए ताजमहल पे अगर एसिड रेन पड़ेगा तो ताजमहल संगमरमर से बना है और एसिड रेन के वजह से ही उसका कलर अब पीला होता जा रहा है समय के साथ। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, और जैसे जैसे समझा रहा हूँ उसको नोट डाउन भी करते रहिएगा, पॉज करके चीज़ों को लिखते रहिए, प्रयास करते रहिए। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, नोट करते चलिएगा। बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन में नहीं हैं, स्क्रीन पे नहीं दिखेंगी, तो जो भी एक्स्ट्रा डेटा मिले उसको नोट करते जाइएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की।
तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करने से पहले हम लोग ध्यान देंगे कि ये ग्रीन हाउस क्या है। तो देखिए, हम पोल्स की बात करते हैं। हमारे धरती पे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, और ध्रुवों पे जो तापमान है बहुत ही कम रहता है। ज़्यादातर समय में माइनस में टेम्परेचर रहता है, बहुत ही ठंडी रहती है। वहाँ पे जो क्रॉप को उगाना होता है वो बहुत ही कठिन होता है या लगभग असंभव ही होता है। लेकिन जो वहाँ पे एक सिस्टम हम यूज करते हैं जिसके अंतर्गत हम क्रॉप्स को उगा पाते हैं, वो है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या होता है? तो ग्रीन हाउस में कांच का बना हुआ एक बंद कमरा रहेगा, एक हॉल रहेगा। उस हॉल में ये सिस्टम है कि सूर्य से जो भी कुछ रोशनी आती है उसको अंदर जाने देता है, हीट को अंदर जाने देता है, और अंदर जाने के बाद उस हीट को कैप्चर कर लेगा, अर्थात सॉइल कैप्चर कर लेगा, उसको सोख लेगा। उस हीट का उपयोग जो प्लांट है वो खुद को ग्रो करने में करेगा। और उस ग्रीन हाउस में ये उसका एक हम कहें कि प्रॉपर्टी क्या है ग्रीन हाउस की, तो वो सूरज से आने वाली हीट को अंदर जाने देता है, लेकिन अंदर से उस हीट को वापस निकलने नहीं देता है, अर्थात हीट को कैद करके रखता है। और हीट को कैद रखने के कारण जो भी प्लांट होता है ग्रीन हाउस के अंदर, अर्थात कांच के दीवार के अंदर, तो उसको क्या होता है, उसको ग्रो करने के लिए एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये बात हुई ग्रीन हाउस की। ग्रीन हाउस का उपयोग ठंडे जगहों पे पेड़ पौधों या प्लांट्स को उगाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। देखो, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, कुछ ग्रीन हाउस जैसा इफेक्ट हमारे पूरे अर्थ पे दिखेगा, अर्थात अर्थ पे कुछ ऐसी गैसें हमें दिखेंगी जो गैसें हीट को एब्जॉर्ब करेंगी और एब्जॉर्ब करके जो धरती का ताप है उसको बढ़ाएंगी। अब इसको अंदर डिटेल से समझते हैं, डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो स्क्रीन पे आप डायग्राम पहले देखिए एकदम अच्छे से। यहाँ पे आपको सन दिख रहा है, सन से हीट आ रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ पे आ रहा है। कुछ जो सूरज से आने वाली रोशनी है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, रेडिएट हो जा रही है, और कुछ जो चीज़ें हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में आके छिप जा रही हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अब इसमें नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे आप, तो नेक्स्ट डायग्राम में सूरज से आने वाली जो रोशनी है वो धरती पे पड़ रही है, और धरती पे आने के बाद वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है। धरती का जो सरफेस है वो हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद रात में रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन रिफ्लेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इन्वायरमेंट अर्थ के ऊपर एक छल्ला टाइप का, एक धुंधला छल्ला टाइप का दिख रहा है। ये छल्ला कुछ गैसों का छल्ला है। ये गैसें क्या कर रही हैं, अर्थ रात के समय जो भी हीट रिलीज कर रहा है उस हीट को पुनः वापस अर्थ पे ही भेज दे रही हैं, अर्थात बाहर निकलने नहीं दे रही हैं। तो ये एक तरीके से ग्रीन हाउस के तरीके से वर्क करती हैं। हीट को अंदर तो आने देती हैं लेकिन हीट को बाहर जाने नहीं देती। अब क्या हो रहा है एक्चुअली में, अब जो भी सूर्य से रोशनी आती है उससे उसकी प्रॉपर्टी ये है, सूरज से आने वाले रोशनी या हीट की प्रॉपर्टी ये है कि उसका जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्ध्य है, वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है। लेकिन जब अर्थ एब्जॉर्ब करता है उस हीट को और रात के समय उस हीट के रेडिएशन को निकालता है तो उस रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो लॉन्ग वेवलेंथ होता है। ये प्रॉपर्टी है, मतलब सन से आने वाली जो ऊर्जा है, जो रेडिएशन है, जो लाइट है, उसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है, छोटा होता है। लेकिन अर्थ एब्जॉर्ब करके जब रात को वही हीट रेडिएट करता है तो उसका वेवलेंथ लॉन्ग होता है। और रात के समय जो रेडिएट करता है अर्थ हीट को, उस हीट को जो भी एक गैसों का छल्ला है अर्थ के चारों तरफ, वो बाहर नहीं जाने देता, वो पुनः अर्थ पे ही भेज देता है। और ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलने के कारण हमारे अर्थ का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। अर्थात जो अर्थ के चारों तरफ गैसों का छल्ला है, अगर उन गैसों की मात्रा बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, और ज़्यादा हीट हमारे अर्थ पे ट्रैप होगा। अब इसको देखते हैं किन गैसों की बात हम कर रहे हैं। तो जो गैसें हैं वो कौन कौन सी गैसें हैं, देखिए, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये जो सारी गैसें हैं, इन गैसों के कारण ही जो अर्थ से रात के समय निकलने वाली रेडिएट होने वाली हीट है वो बाहर नहीं जा पाती है और अर्थ पे ही कैप्चर होके रह जाती है और अर्थ का तापमान बढ़ा रही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसों के नाम से जानी जाती हैं। ये जो गैसें हैं इन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, क्योंकि इन गैसों के कारण ही ग्रीन हाउस जैसा एक इफेक्ट हमारे अर्थ पे दिखता है। अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को रीड कर लेते हैं, आप अपना नोट्स बनाते रहिएगा। पृथ्वी पे मौजूद वातावरण ग्रीन हाउस की सतह के रूप में कार्य करता है। सूर्य की ओर से आने वाली प्रकाश किरणों का 31% भाग
पृथ्वी की सतह से पुनः परावर्तित होकर स्पेस में चला जाता है और 20% भाग वातावरण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सूर्य से आई ऊर्जा का बचा हुआ भाग पृथ्वी पर मौजूद समुद्र और सतह पर मौजूद तथ्यों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, फिर इसे ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है, जो पृथ्वी की सतह और ऊपर मौजूद हवाओं को गर्म बनाए रखने में मदद करता है। पृथ्वी के वातावरण में मौजूद कुछ खास गैसें ग्रीन हाउस की सतह के रूप में कार्य करती हैं और ऊष्मा को पृथ्वी पर बांधे रखती हैं। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है और इसी कारण से पृथ्वी पर जीवन संभव है। ग्रीन हाउस में सूर्य की ओर से आने वाली ऊर्जा प्रकाश किरणों के रूप में एक सतह को पार करके ग्रीन हाउस तक आती हैं। इस सूर्य की ओर से आने वाली ऊर्जा का कुछ भाग मिट्टी, पेड़ पौधों और ग्रीन हाउस अन्य साधनों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस अवशोषित ऊर्जा का अधिकतम भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, जो ग्रीन हाउस को गर्म बनाए रखने में मदद करता है। ग्रीन हाउस में उपस्थित गैसें ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। सबसे जरूरी ग्रीन हाउस गैस पानी से उत्पन्न वाष्प है। तो एक प्रश्न बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पावरफुल ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो जल वाष्प। क्या है? वाटर वेपर सबसे पावरफुल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस प्रभाव में यह बहुत अधिक उपयोगी है। अन्य गैसें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं, वो भी ग्रीन हाउस प्रभाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि इसके शामिल होने का प्रतिशत बहुत ही कम होता है। अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी अभी से कहीं ज़्यादा ठंड होती और पृथ्वी का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होता। पृथ्वी पर जलवायु में गर्माहट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के 3/4 भाग पर पानी है और यह पानी बर्फ, तरल और वाष्प तीनों रूपों में उपस्थित है। पृथ्वी पर मौजूद जल चक्र के कारण पानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। ये तो हमने पढ़ा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों फ़ायदेमंद है हमारे लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे नुकसानदायक है। अगर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें होंगी तो पृथ्वी का ताप बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और पृथ्वी का ताप जब बहुत तेज़ी से बढ़ेगा तो तेज़ी से बढ़ने के कारण जो ध्रुवों पे ग्लेशियर हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टान हैं, पिंड हैं, वो पिंड गलने लगेंगे और समुद्र का सतह उठने लगेगा। समुद्र का सतह उठेगा तो जो हमारा निवास स्थान है, जहाँ रहने लायक भूमि है, वहाँ तक पानी आएगा और हमारे रहने के लिए भूमि बहुत ही कम पड़ने लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और जो भी सुझाव हो उसको कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। इससे एक मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही अपलोड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।